नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 1 मई से हिंदी की एक नई क्लास शुरू किए हुए हैं एकदम बेसिक से, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक, और एक ही वीडियो में आज के ही वीडियो में इस कारक से आपकी मुक्ति भी मिलने वाली है। यानी कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद कारक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर कारक के कहीं 8 भेद दिखाई देते हैं, कहीं कहीं 6 भी दिखाई देते हैं। ये चीज़ है, पहला यहाँ पर आपको हमेशा डाउट बना रहता है कि सर कब हम 8 लगाएं, कब हम 6 लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों होता है। दूसरी चीज़, कभी कभी विभक्ति आप देखेंगे तो विभक्ति में कहीं कहीं ऐसा होता है कि सेम विभक्ति देखने को मिल जाती है। सेम विभक्ति, जैसे से विभक्ति देखेंगे तो 2 बार आया होगा, को देखेंगे तो 2 बार आया होगा, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी विद्यार्थी हमेशा उलझन में रहते हैं कि सर विभक्ति से हम नहीं पकड़ पाते हैं कि कब कौन सा कारक लगाएंगे। तो ये जितने भी आपके मन में डाउट हैं कारक से, सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस एक बार वीडियो को आप जरूर देखें। ओके, तो आइए हम लोग फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, कारक चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो कारक के बारे में अगर हम बता दें तो कारक के अगर भेद या प्रकार कहें तो आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। जो चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाकी हम सब कुछ बताएंगे, कब 8 बताना है, कब आपको 6 बताना है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, यदि कहीं पर भी अगर पूछता है कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, क्या कारक के कितने प्रकार होते हैं या कारक के कितने भेद होते हैं, तब क्या बताएंगे आप? 8 बताएंगे। कितने? 8 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है आपका संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपदान, छठवां होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक, और आठवां आपका क्या होता है? संबोधन कारक। यही आपके कारक के 8 प्रकार होते हैं। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा इसी पर देख लेते हैं कि इसके जो विभक्ति है, यानी कि इन सभी 8 जो कारक हैं इनकी विभक्ति क्या होती है। एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो देखिए, अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता की जो विभक्ति होती है ने होती है। ओके, कर्म की विभक्ति क्या होती है? को होती है। करण की विभक्ति क्या होती है? से होती है या के द्वारा होती है। ओके, संप्रदान की बात करें तो के लिए आपकी इसकी विभक्ति होती है। अपदान से अलग, देखिए अपदान यहाँ पर भी है, करण में भी अपदान है, करण में भी आपकी से विभक्ति है और अपदान में भी आपकी से विभक्ति है, दोनों आ गया ना। तो यहाँ पर भी आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना होता होगा कि कब हम यहाँ पर करण लगाएंगे और कब हम अपदान लगाएंगे। तो ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। ओके, संबंध का होता है जो विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ये आपका होता है विभक्ति संबंध का। अधिकरण कारक की बात करें तो अधिकरण में क्या होता है? में पर आपका विभक्ति होती है। ओके, और संबोधन में क्या होता है? हे, ओ, अरे, ये आपका क्या होता है? संबोधन की विभक्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ से। यही चीज़, एक चीज़ थोड़ा सा हम यहीं पर बता दें आपको कि यदि इस कारक को, ठीक है, हम लोग कारक पढ़ रहे हैं कारक, तो कारक को आप तो कहीं कहीं करता तो ठीक है देखे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं इसी को कहा जाता है क्या चीज़? कहीं कहीं इसी कारक को क्या कहा जाता है? जैसे कर्ता को क्या कहा जाता है? प्रथमा विभक्ति। कर्म को क्या कहा जाता है? द्वितीय विभक्ति। करण को क्या कहा जाता है? तृतीय विभक्ति। संप्रदान को क्या कहता है? चतुर्थी विभक्ति। आपदान को क्या कहा जाता है? पंचमी विभक्ति। और संबंध को षष्ठी विभक्ति, अधिकरण को सप्तमी विभक्ति, और संबोधन को अष्टमी विभक्ति भी कहा जाता है। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि विभक्ति कितनी होती है तो जितने कारक यानी कि 8 कारक होते हैं तो 8 विभक्ति भी होती है। अगर मान लीजिए कि पूछ लिए कभी कभी कि चतुर्थ विभक्ति कौन सा कारक को कहा जाता है, तब क्या बताएंगे? संप्रदान कारक को चतुर्थ विभक्ति कहा जाता है। अगर पूछ ले पेपर में कि आपसे कि पंचमी विभक्ति कौन से कारक का होता है, तो क्या बताएंगे? अपदान कारक। द्वितीय विभक्ति पूछता है तो क्या बताएंगे? कर्म कारक बताएंगे। ठीक है, तो ये आप कारक के जो देख रहे हैं, जो भेद या प्रकार जो देख रहे हैं, ये कर्ता कर्म उसी तरीके से भी होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, यही आपका विभक्ति में होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए इसकी हम परिभाषा की बात कर ले। किसकी परिभाषा की? कारक की परिभाषा की। कारक की परिभाषा क्या होती है? तो यदि हम कारक की परिभाषा की बात करें तो देखिए क्या होता है कि कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। परसर्ग का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो परसर्ग है उसमें जो पर है, जो आपका परसर्ग लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, जो परसर्ग लिखा गया है इसमें जो ये पर है उस पर का अर्थ होता है क्या होता है? बाद होता है। क्या? बाद होता है। तथा जो ये सर्ग है ना, सर्ग का जो अर्थ होता है क्या होता है? चलना होता है। क्या? चलना, यानी कि क्या हो जाएगा? बाद चलना। परसर्ग मतलब क्या होगा? बाद चलना। या ये कह सकते हैं कि वाक्य में,
ठीक है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जिस शब्द का संबंध किससे होगा, क्रिया से होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बस पेपर में पूछा गया था, पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि पूछा गया था इस तरीके से कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कारक उसे कहते हैं। ओके, ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये किसी के ऊपर डिपेंड यानी कि निर्भर नहीं रहते हैं, ये क्या होते हैं, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र होते हैं। ओके, चलिए कारक की बात करें तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने? कारक के 8 प्रकार होते हैं, ये चीज़ हमने ऊपर बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हमने शुरू में ही बताया कि जो विद्यार्थियों के मन में हमेशा डाउट बना रहता है कि कब 8 लेना है और कब 6 लेना है, तब देखिए यहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, किसके अनुसार, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की जो संख्या होती है 6 मानी गई है। कितनी? 6 मानी गई है। यानी कि 6 कब हम बताएंगे, जब भी आपसे पेपर में ये पूछेगा कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है, तब आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। अन्यथा की स्थिति में हमेशा कारकों की संख्या या कारक के जो प्रकार पूछेगा तो हमेशा क्या बताएंगे, आप 8 ही बताएंगे। ठीक, बस एक जगह यानी कि जब आपसे क्या आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार पूछ लेगा तभी आपको 6 बताना है, बाकी की स्थिति में आपको कारक जो प्रकार बताना है वो कितना बताना है, 8 ही बताना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। जो ये 6 मानते हैं तो कौन कौन से कारक को ये नहीं मानते हैं, 2 कारक को, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने संबंध और संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना है। यानी कि संबंध और संबोधन को ये कारक नहीं मानते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो अब आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा ना कि कब आपको 8 बताना है, कब आपको 6 बताना है। बस एक की स्थिति क्या है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार पूछ देगा तभी आपको 6 लगाना है, बाकी की स्थिति में हमेशा आपको कारक के प्रकार कितने लगाने हैं, 8 ही लगाने हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग एक एक कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कर्ता कारक, ठीक है, उसके बाद से एक एक करके हम लोग 8 पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता कारक होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। परिभाषा अगर समझ गए तो फिर आप एग्जाम्पल भी समझ जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कर्ता कारक होता है क्या कि वाक्य में काम करने वालों को ही कर्ता कहा जाता है। ओके, क्या है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। या नहीं अगर समझ में आए तो फिर समझिए कि वाक्य में क्रिया का फल, इसी को ध्यान देना है कि वाक्य में क्रिया का फल स्वयं कर्ता में ही रहे, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। बात समझ में आएगा कि नहीं? यानी कि वाक्य जो दिया रहेगा उसमें जो काम करने वाला होगा वही आपका कर्ता कारक होगा। या ये कह सकते हैं जो वाक्य दिया रहेगा उस वाक्य में जो क्रिया आपकी दी गई होगी, उस क्रिया का फल जिस कर्ता पर पड़ेगा वही आपका क्या होगा, कर्ता कारक होगा। बात समझ आ गया? और इसकी विभक्ति क्या दी रहेगी, ने विभक्ति दी रहेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि विभक्ति आपको दी रहेगी, यानी कि जरूरी नहीं कि विभक्ति दिखाई देगी, विभक्ति नहीं भी दिखाई देगी, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो कर्ता कारक ही होगा। लेकिन आपको कैसे पहचान करना होगा जब विभक्ति नहीं दी रहेगी, तो आपको पहचानना है कि जो वाक्य में जो काम करने वाला है वो कर्ता होना चाहिए, या ये कहेंगे कि जो क्रिया का फल होगा यदि स्वयं कर्ता पर पड़ेगा तो वहाँ पर हम कर्ता कारक ही लगाएंगे। बात समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि लड़का हंसता है। अब देखिए यहाँ पर ने विभक्ति नहीं दी गई है ना, लेकिन हंसना क्या है, क्रिया है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आप कहेंगे सर लड़का पर पड़ रहा है, और लड़का क्या है आपका, कर्ता है। यहाँ पर क्या है, कर्ता है। तो वहीं परिभाषा में बताया गया कि क्रिया का प्रभाव जिस कर्ता पर पड़ता है वहीं आपका क्या होता है, कर्ता कारक होता है। बात समझ में आ गया? या जो कार्य करने वाला होता है वहीं क्या, यानी हंसने का काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है। लड़का क्या है, करता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक होगा। ओके, पक्षी उड़ता है। ओके, तो यहाँ पर पक्षी आपका क्या हो जाएगा, पक्षी उड़ना क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कर्ता कारक का ही एग्जाम्पल होगा। श्याम दौड़ रहा है, श्याम दौड़ रहा है, तो श्याम दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ने वाला काम कौन कर रहा है, श्याम। श्याम क्या है, करता, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। मोहन खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक। सूरज चमक रहा है, चमकने का काम कौन, सूरज, तो सूरज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सूरज चमक रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, रवि ने छींका, तो यहाँ पर तो चूंकि ने विभक्ति भी दे दी गई है, लेकिन छींकने का काम किस पर जा रहा है, तो रवि पर जा रहा है। रवि क्या है, कर्ता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। उन्होंने एक शेर देखा, उन्होंने क्या देखा, एक शेर देखा। अच्छा, शेर देखने का काम कौन कर रहा है, उन्होंने,
तो इस क्रिया का प्रभाव जिस कर्ता पर पड़ता है वहीं क्या होता है, कर्ता कारक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। मोहन ने पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए ने विभक्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन आप विभक्ति के ऊपर मत जाइए, आप परिभाषा पर जाइए। पत्र पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन ने कर रहा है। मोहन क्या है, आप कहेंगे सर कर्ता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगर यहीं आपका एग्जाम्पल चेंज कर देगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मोहन ने पत्र पढ़ा, यहीं अगर इस तरीके से दे दिया होता कि मोहन ने पत्र को पढ़ा, इसी को ध्यान दीजिए, यहीं पर जोड़ दिया गया होता कि मोहन ने पत्र को पढ़ा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक ना होकर कर्म कारक में चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ होता है जब भी आप यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, एक बार दोबारा मैं बताता रहा हूँ कि जब भी वाक्य में क्या है, वाक्य में काम करने वाले को ही कर्ता कारक कहते हैं। और ये देखिए कि क्रिया का फल, ठीक है, किस पर जा रहा है, यदि स्वयं कर्ता पर ही जा रहा है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव, तो हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की अगर हम बात करेंगे तो नाम से ही लग रहा है कर्म कारक, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्या है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। और इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। क्या, को होती है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि क्या है, जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया, पढ़ाने का काम किसको है, श्याम को है। कर्म पर जा रहा है ना, श्याम को क्या है, कर्म पर ही तो जा रहा है ना, यहाँ पर कर्ता पर तो जा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर श्याम को पढ़ाया यानी क्या हो जाएगा, कर्म कारक। मोहन ने चोर को पकड़ा, पकड़ने का काम, पकड़ा गया है, तो ये पकड़ने का जो प्रभाव है किस पर जा रहा है, तो आप कहेंगे सर चोर पर जा रहा है। चोर है क्या यहाँ पर, आप कहेंगे सर ये कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ओके, शिकारी शेर को देखता है, देखने का काम किसके ऊपर, जो देखने वाला है, ये देखना जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर जा रहा है, आप कहेंगे सर शेर पर जा रहा है। और शेर यहाँ पर है क्या, आप कहेंगे सर कर्म कारक है, इसलिए यहाँ पर शिकारी शेर को देखता है यानी कि कर्म कारक होगा। मोहन ने सांप को मारा, मारने का काम किसको है, सांप को है, सांप को है ना, यानी कि जो आपका प्रभाव क्रिया का किस पर जा रहा है, कहीं सर कर्म पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो जो भगाने का काम किया गया है, किनको किया गया है, डाकुओं को। डाकू है क्या यहाँ पर, आपके अंदर कर्म कारक होगा। ओके, कर्म है यानी कि कर्म कारक होगा। राम ने कर्ण को पत्र लिखा, देखिए हमने कर्ता में बताया था, कर्ता कारक में सेम वही चीज़ आ गया। राम ने कर्ण को पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम जो है, जो इसका प्रभाव है किस पर जा रहा है, आप कहेंगे कि कर्ण पर जा रहा है, किस पर, कर्ण पर जा रहा है। और कर्ण यहाँ पर है क्या, आप कहेंगे सर कर्म है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके उसने सुनील को पढ़ाया, तो सुनील को पढ़ाया, पढ़ाने का काम किसको है, सुनील को है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक। माँ ने घोड़े को पानी पिलाया, पानी पिलाया, किसको पानी पिलाया गया, घोड़े को। घोड़े क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक हो जाएगा। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, भगाने का प्रभाव किस पर जा रहा है, कुत्ते को जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अपवाद देख लीजिए, क्या है अपवाद। यदि अपवाद में आ जाएगा की ओर, तीनों ओर, चारों ओर, ठीक है, दोनों तरफ, वार, तिथि बताने के संबंध में, तो ये सब किस में आ जाएगा, सब कर्म कारक में ही आएगा। जैसे तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, अब बताइए अगर इसको विभक्ति से अगर पहचानेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है विभक्ति, यहाँ पर को कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको समझना है कि ये सब किस में आएगा, ये अपवाद में है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सब कर्म कारक के उदाहरण है। क्या, की ओर दिखाई दे, तीनों ओर दिखाई दे, चारों ओर, दोनों तरफ, वार, तिथि बताने के संबंध में, ये सब कर्म कारक में आएगा। जैसे तुम्हारे घर के चारों ओर पानी भरा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मेरे गांव के 3 तरफ रेल की पटरी है, देख रहे हो ना। मैं अमावस्या को व्रत रखता हूँ, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कर्म कारक के ही है। तो ये जो अपवाद वाला जितना चीज़ है इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब यहाँ से। नेक्स्ट आपका तीसरा है करण कारक। तो करण कारक में देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। करण कारक, तो करण का अर्थ होता है साधन, यानी कि जब भी आपसे साधन की बात की जाएगी तो सब किस में आ जाएगा, करण कारक में। दिमाग में रखेगा, करण का जैसा नाम लेंगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है, किसका, किसी किसी क्रिया के साधन का बोध होता है। या ये कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है, यानी किसी न किसी की सहायता से कोई साधन होगा, उसी से कर्ता क्या करेगा, कोई कार्य करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, करण कारक कहते हैं। बात समझ आ गया ना। यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि करण कारक नाम लेते ही किसका बोध हो जाना चाहिए, साधन का। यानी कि कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करेगा,
कुछ भी हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है, वहीं आपका क्या होता है, करण कारक होता है। ओके, इसकी विभक्ति की बात करें तो से, इसकी विभक्ति क्या होता है, से होता है या के द्वारा होता है, ये दोनों होता है विभक्ति, से या के द्वारा। बात समझ आ गया। चलिए नोट में एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट में क्या है कि अंग भंग वाले करण कारण के अंतर्गत आते हैं। क्या है, अंग भंग वाले सब किस में आएंगे, करण कारक में ही आएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ये बताइए मारने का काम, तो साधन यहाँ पर क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि जो यहाँ पर साधन का काम है वो है बाण। क्या है, बाण, बाणी का तो प्रयोग किया गया ना, साधन के रूप में मारने का काम किससे किया गया है, तो आप कहेंगे सर बाण से मारा गया है। तो हम अभी ऊपर बताए हैं कि करण का मतलब ही होता है क्या, साधन, साधन के रूप में क्या है यहाँ पर बाण है। गीता ने सुनील को चाकू से मारा, चाकू से मारा, यहाँ पर साधन क्या है, चाकू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो जो ये आपका पैर से लंगड़ा हूँ, कहेंगे सर यहाँ पर साधन कैसे होगा, तो साधन नहीं, तो यहाँ पर देखिए अंग भंग वाले जितने भी आएंगे, अंग भंग वाले ये सब किस में आएंगे, आपके सब किस में, करण कारक में ही आ जाएंगे। बात समझ में आ गया ना। तो जितने भी आपके इस तरीके से दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पर, हाँ, मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, तो पैर से लंगड़ा यानी कि अंग भंग यहाँ पर दिखाई देगा। राम ने लाठी से, तो यहाँ पर तो लाठी आपका साधन हो जाएगा। ओके, मैं एक आँख से कान्हा हूँ, तो देखिए आँख से कान्हा हूँ मतलब कि यहाँ पर अंग भंग के बारे में बात की जा रही है ना, अंग भंग। तो हाँ, श्याम गेंद से खेलता है, यानी कि गेंद यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मोहन सारी जानकारी पुस्तक से लेता है, तो पुस्तक यहाँ पर साधन के प्रयोग में हुआ है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो साधन ही हो जाएगा। मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, फावड़ा क्या है, साधन का काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वह रेलगाड़ी से आया हुआ, यानी कि साधन रेलगाड़ी है। रवि ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया, तो यहाँ पर साधन किस तरीके से प्रयोग में आया है, पत्नी के द्वारा खाना बनवाया गया। ओके, उसने पुस्तक नौकर के द्वारा भिजवाई है, तो यहाँ पर नौकर क्या है, साधन का काम करेगा। ठीक है, सज्जनों की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगति आपका हो जाएगा। रमेश ने जयंत को डंडे से मारा, डंडा क्या होगा, साधन होगा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। बच्चा बोतल से दूध पीता है, यहाँ पर साधन क्या होगा, बोतल होगा। कंजिका ने तुलिका से चित्र बनवाया, तो तुलिका यहाँ पर साधन के प्रयोग हुआ है। ओके, तो जब भी आपसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे साधन के रूप में दिखाई दे कुछ भी, तो आप किस में जाएगा, करण कारक में, या अंग भंग दिखाई दे तो फिर भी तभी भी क्या हो जाएगा, करण कारक ही होगा। आशा करते हैं कि आप लोग करण कारक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, तो संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या, संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे, संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जब भी संप्रदान आपके दिमाग में आए तो समझ जाना क्या होगा, उसका मतलब होता है देना। क्या होता है, देना होता है। संप्रदान का मतलब क्या होता है, देना होता है, यानी कि कुछ किसी के लिए कुछ अगर आप करेंगे या किसी को कुछ देंगे तो सब क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत ही आएगा। और इसकी विभक्ति के बारे में बात करें तो संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए या के वास्ते। क्या, के लिए या के वास्ते। बात समझ में आ गया ना। एक चीज़ यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाती है, क्या चीज़, हमेशा के लिए दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए, वो सब किस में आ जाएगा, संप्रदान कारक में ही आएगा। जो चीज़ आप किसी को दे देंगे अब दोबारा वो आपके पास नहीं आएगी, वो सब क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे रोगी के वास्ते दवा लाओ, तो रोगी के वास्ते हमने यहाँ पर देखिए बताया है कि इसी विभक्ति क्या होती है, के वास्ते। तो यहाँ तो समझना ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट लगा देंगे आप। ठीक है, करण मोहन के लिए बाल लाता है, तो के लिए यहाँ पर विभक्ति देख ही रहे हैं। राम भिखारी को दान देता है, ये देखिए भिखारी को दान देता है, दान दे रहा है, को तो विभक्ति है, लेकिन कैसे, हमने बताया कि जो चीज़ हमेशा के लिए किसी को दे देंगे वो सब किस में चला जाएगा, संप्रदान में ही चला जाएगा। बताइए भिखारी को आप दान देते हैं तो क्या वापस वो देगा, नहीं देगा, वो हमेशा के लिए दे दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान होगा। यह राम के लिए पुस्तक है, यहाँ पर के लिए। ठीक है, भूखे को भोजन दो। ओके, यहाँ पर को देख रहे हैं आप, भूखे को भोजन दो। अब कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, तो देखिए भूखे को अगर आप भोजन देंगे तो क्या वापस फिर से वो मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान ही होगा। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभिराम श्याम के लिए आम लाया। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है आपका, संप्रदान ही में होगा। पिताजी को सादर नमस्कार है, पिताजी को सादर क्या है, नमस्कार है। ठीक है, रमेश ने भिखारी को कंबल दिया। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो के लिए यानी कि सुनने के लिए होगा, सुनने को या सुनने के लिए क्या किए, 2 कान दिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये पेपर में आ चुका है।
तो ये जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं ये सब किसके हैं, संप्रदान कारक हैं। संप्रदान में बस आपको ध्यान रखना है कि संप्रदान का अर्थ होता है कि देने के अर्थ में होता है। आप दे दीजिए, सामान दीजिए या कुछ वस्तु दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उपेक्षा मत कीजिए कि वो दोबारा आपको देगा। जैसे आप पिताजी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पिताजी को सादर नमस्कार आप कर रहे हैं, तो क्या आप नमस्कार वापस लेंगे? नहीं ना। इसलिए सब इसमें हो जाएगा, सब संप्रदान कारक के ही अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका पांचवा है अपदान कारक। अपदान कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपदान कारक, क्योंकि यहाँ पर अपदान का मतलब होता है क्या, इसका जो अर्थ होता है अलग होना। क्या? अलग होना। अपदान कारक का मतलब होता है क्या? अलग होना। किस तरीके से अलग होना? यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से दूर होने, देखिए क्या क्या होता है, दूर होने, निकलने, डरने, तुलना करने, रक्षा करने का बोध होता है, ठीक है, तथा अलग होने का भाव छिपा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपदान कारक कहते हैं। यानी कि अपदान कारक मतलब क्या होता है, अलग होना। ये बात समझा गया ना। चलिए, इसकी विभक्ति क्या होती है, से अलग। क्या होती है, से अलग। यानी कि इसमें भी से अलग, से अलग मतलब से ही विभक्ति होती है, लेकिन अलगाव की स्थिति में होती है। वो हमेशा के लिए क्या होती है, अलग हो जाती है, वो फिर दोबारा जाती होती नहीं है। बात समझा गया ना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चा सांप से डरता है, बच्चा जो है सांप से क्या करता है, डरता है। तो डरता है कहीं सारे यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या होता है, दूर होने की स्थिति में, निकलने की स्थिति में, डरने की स्थिति में, या तुलना करेंगे या रक्षा करने का बोध होगा, ठीक है, तथा अलग होने का भाव होगा, तो सब किस में जाएगा, अपदान होगा। तो यहाँ डरने की स्थिति से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा सांप से तो विभक्ति है लेकिन डर रहा है, और डरने की स्थिति में किस में आता है, तो आप बताएंगे कि अलगाव होता है। अलगाव किस में आता है, तो आप कहेंगे सर अपदान में ही होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका अपदान कारक। आपने मुझे डूबने से बचाया, डूबने से बचाया, ठीक है। वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, ये हमेशा बहुत पूछा जाता है कि वृक्षों से क्या, या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता गिर गया एक बार, यानी कि निकलने का हो गया ना, वो दोबारा वापस में जब नीचे पत्ता गिर गया है तो दोबारा पेड़ पर तो जाएगा नहीं। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो क्या होगा, वहाँ पर आप बताएंगे कि अपदान कारक ही होगा। ओके, मोहन छत से गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा तो पुनः दोबारा तो जाएगा नहीं गिरने के लिए, तो यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है। वह बस से नीचे उतरा, तो यहाँ पर अलगाव है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है, ये भी आपका है। मैं मुंबई से आया हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। गौरव सोहन से छोटा है, तुलना की जा रही है। ओके, वह छत से गिर पड़ेगी। पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा, ये बार पूछा जाता है। रामू कुत्ते से डरता है, डरने की भाव है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं। सांप बिल से बाहर निकला, तो ठीक है, यहाँ पर सांप बिल से बाहर निकला, अलगाव हो रहा है। राम सीता से सुंदर, यहाँ पर तुलना की जा रही है। ओके, तो जब भी इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, इस सब किस में जाएगा, अपदान में। बस आपको ध्यान रखना है कि दूर होने की स्थिति दिखाई देगा, क्या क्या दिखाई देगा, दूर होना, निकलने की स्थिति में, डरने या तुलना करने की स्थिति में, या रक्षा करने की स्थिति में जब भी दिखाई देगा, तो सब आप किस में बताएंगे, अपदान कारक में ही बताएंगे। बात समझा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका संबंध कारक। जो 6 नंबर पर है क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाएगा। यानी कि यहाँ पर संबंध ही रिलेशन बताएगा ना, यानी कि एक जो भी संज्ञा या सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जब भी जाना जाएगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे कि संबंध कारक होगा। ओके, और संबंध कारक की जो विभक्ति होती है क्या होती है, का, की, के, रा, रे, री, ये आपको विभक्ति ध्यान में रखिएगा। बाकी विभक्ति के साथ साथ ये रखिएगा दिमाग में कि संज्ञा या सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए। ओके, नोट में देख लेते हैं कि नोट में क्या है कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जब भी वस्तु सदा के लिए न दी जाए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वस्तु अगर आप किसी को देंगे तो हमेशा के लिए नहीं देंगे, फिर वापस भी मिलेगी। इस तरीके से जो भी आएगा सब किस में आएगा, संबंध में आएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। अपवाद में क्या चीज़ है कि जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए, उसको तो हमने बता दिया, जब वस्तु सदा के लिए न दी जाए वही चीज़ है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मैंने धोबी को कपड़ा दिया। अब बताइए धोबी को आप कपड़ा किस लिए देते हैं, तो आप कहेंगे सर हम प्रेस करने के लिए देते हैं या तो कपड़ा को धुलने के लिए देते हैं। तो क्या धोबी हमेशा के लिए रख लेता है, कहेंगे सर नहीं, फिर वापस देता है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जब भी वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जब कोई चीज़ या कोई वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाएगी, वो सब किस में आ जाएगा, संबंध में आ जाएगा। ठीक है, संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। तो मैंने धोबी को कपड़े दिए, ये आपका संबंध कारक है। वो मेरे दोस्त का भाई है, तो दोस्त का भाई संबंधित बता रहा है ना। यह प्रेमचंद के उपन्यास है, तो उपन्यास का संबंध किससे, प्रेमचंद से। अनिता अजीत की बहन है, अजीत की बहन है क्या, तो संबंधित बता रहा है ना। यह कोमल की पतंग है, पतंग का संबंध किससे, कोमल से है। ओके, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, संबंधी है। राम का घर दूर है, राम का घर क्या है, दूर है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका संबंध कारक ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घर का संबंध किससे है, राम से है।
उमेश ने मोची को जूते दिए, तो मोची को जूता किस लिए दिया होगा? वो जूता की तो फट गया हो तो सिलने के लिए दिया होगा या तो पॉलिश करने के लिए दिया होगा, पुनः वापस वो क्या करेगा? मोची दे देगा। दशरथ के 4 पुत्र से संबंधित तो बता रहा है ना यहाँ पर। बच्चे का सिर दुख रहा है, ओके, बच्चे का सिर दुख रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक श्रेष्ठ है, ओके, यहाँ पर नाटक हरिश्चंद्र से क्या है संबंध है? यान की गति तीव्र होती है, तो यहाँ पर गति का संबंध किससे है? संबंध आपका यान से है। तो इस तरीके से जब भी आएगा, ठीक है, जब भी आपको एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से दिखाई देगा तो आप संबंध बताइएगा। और बस दिमाग में आप रखिएगा कि जब भी वस्तु सदा के लिए न दी जाए या हमेशा के लिए नहीं दी जा रही है, वो वस्तु हमेशा किस में आ जाएगी? संबंध कारक के अंतर्गत आएगी। विभक्ति क्या है? काकी के रा रे री, ओके। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, आपका ये 7वां नंबर है, अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के, क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, क्रिया का क्या होगा? आधार सूचित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति होती है क्या होती है? में पर। क्या होती है? में और पर होता है, में और पर होता है, ये विभक्ति होती है। और इसका परिभाषा तो समझ गए ना कि जिस रूप से क्रिया का क्या होगा? आधार सूचित होगा। जैसे आप देखिए क्या है यहाँ पर, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोलें कि छत पर पतंग पड़ी है, तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप कहें सर जो पतंग पड़ी है कहाँ पड़ी हुई है? जो पढ़ना ये क्रिया है ना, या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का जो आधार है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया का आधार है जिस पर पड़ेगा वहीं आपका अधिकरण कारक होगा। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कहीं सर छत पर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। जैसे पानी में मछलियाँ हैं, मछलियाँ कहाँ पर भाई? पानी में है। मोहन छात्रावास में रहता है, रहना कहाँ? यानी कि किस पर प्रभाव पड़ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जब भी इस तरीके से आएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार जो बताया जाएगा, तो यहाँ पर क्रिया का आधार क्या है? कि छात्रावास में रहता है, ओके। चिड़िया डाल पर बैठी है, बैठना कहाँ है? डाल पर बैठी हुई है। कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, तो जो आपका सभी फूल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि ये सब अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा, ओके। पिताजी कमरे में है, तो पिताजी कमरे में, तो कमरे में यहाँ पर अंडरलाइन लिखा किया गया है। परीक्षा अप्रैल में होगी, तो में यहाँ पर आपका जो विभक्ति है क्या है? में है। मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, ओके। सड़क पर गाड़ी खड़ी हुई है, एग्जाम्पल ये सब है। चारपाई पर दादाजी, चारपाई पर, ऊपर में, पे पर, ये सब किस में आता है? तो आप कहेंगे सर सब कुछ ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। लड़के दरवाजे घूम रहे हैं। फ्रिज में आम रखा हुआ है। गाड़ी 10 बजे छूटती है। सिंह वन में रहते हैं। वह दिन में आएगा, वह अगले साल आएगा। मेज पर किताब रखी है। ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सब एग्जाम्पल किसके हैं? अधिकरण कारक के ही हैं। क्या है? अधिकरण कारक के ही सब एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ गया ना? तो ये सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब अगला है आपका है संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या होता है देख लेते हैं। संबोधन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से, क्या? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या चेतावनी दी जाए उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास बात होती है कि जो इसकी विभक्ति देख लेते हैं पहले। तो विभक्ति होता है ओह, ओए, अजी, हे, अरे, ये सब होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमेशा आप देखेंगे यहाँ पर ये दो विस्मयादिबोधक का जो सिंबल होता है हमेशा आपके एग्जाम्पल में दिखाई देगा। इसलिए पहचान में आ जाता है कि किसका है? संबोधन कारक के ही अंतर्गत आता है। इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होती थी। जैसे देख सकते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। अरे कृष्ण तुम कहाँ हो? अरे मूर्ख संभल जा। अरे मोहन यहाँ आना। ए लड़के जरा इधर आ। हे भगवान अब क्या होगा? देख रहे हैं ना? अजी रूठकर अब कहाँ जाइएगा? अहो आपके दर्शन तो हुए। अजी सुनती हो? ओए लड़की खेलना बंद करो। खबरदार यहाँ मत आना। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए हो। तो ये जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर सब आप इसी सिंबल से ही पहचान जाएंगे। जो भी सिंबल दिखाई देगा तो संबंध किसका आ जाएगा? संबोधन कारक के ही अंतर्गत आएगा। तो ये आपके 8 कारक होते हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा ही पहले से सीखे होंगे और इसको एक बार और देख लेंगे। वीडियो को अगर पूरा समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को आप देखिएगा, दोबारा देखिएगा। जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे गए हैं, वहीं एग्जाम्पल यहाँ पर रखा गया है। तो एक बार और देख लेंगे इस वीडियो को। अगर नहीं समझ में आएगा होगा तो फाइनली कंफर्म आपका हो जाएगा कारक, और कारक से कोई क्वेश्चन आशा करेंगे कि नहीं गलत होगा। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, बुक से देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस से पूछेंगे वो क्वेश्चन देखिएगा, आपका गलत कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं।
और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर आप लोग दबा दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।